नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बिहार गवर्नमेंट वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किनके बारे में कहा है कि अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन था। ये गांधी जी जो है ये राजकुमार शुक्ल के बारे में कहा था। राजकुमार शुक्ल और गांधी जी का मुलाकात जो हुआ था ये 1936 ईस्वी में, जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। उसी अधिवेशन में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे। उसी में राजकुमार शुक्ल भी उपस्थित हुए थे। वहीं पर गांधी जी और राजकुमार शुक्ल का मुलाकात होता है और राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं और गांधी जी को बिहार आने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो गांधी जी जो है इन्हीं की बातों में आकर के, इन्हीं की बातों से मोटिवेट होकर के बिहार आगमन करते हैं और 1917 ईस्वी में, जस्ट एक साल के बाद 1916 में यह मुलाकात हुआ था और 1917 में जाकर के गांधी जी चंपारण, बिहार के चंपारण में पहुंचते हैं और वहां के किसानों की दुर्दशा देख करके सभी किसानों से सलाह मशवरा करके, सभी का हाल समाचार ले करके एक सत्याग्रह का आंदोलन का प्रारंभ कर देते हैं। यहीं से एक बहुत बड़ा आंदोलन का शुरुआत होता है जिसका नाम रहता है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह पहली बार जो है भारत में गांधी जी के द्वारा यह किया गया आंदोलन था, जो कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना गया। और चंपारण सत्याग्रह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो यहीं चंपारण, बिहार के चंपारण में किया था। क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे, यहाँ किसे हो जाएगा, किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो राजकुमार परवेज को किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजकुमार परवेज हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार बोल रहे, राजकुमार परवेज जो है ये 1621 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति नियुक्त हुए थे, जिनकी नियुक्ति जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था। जबकि राजकुमार अजीम का जो नियुक्ति किया था प्रांतपति, बिहार के प्रांतपति के रूप में, वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब ने बिहार का जो प्रांतपति नियुक्त किया था वो राजकुमार अजीम को किया था। क्लियर, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश का जो विकिरण होता है वो कण के समान होता है। कैसा होता है, कण के समान एवं तरंग के समान होता है। तो ऑप्शन ए कण के समान, ऑप्शन बी तरंग के समान, ये दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरण कैसी होती है, प्रकृति उसका कैसा होता है, नेचर, तो कण के समान होता है और तरंग के समान होता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लाया लिख दिया, इसको लू कर लीजिएगा। लू या हीट वेव, आप हीट वेव से देखे होंगे। लू जब आती है गर्मी के मौसम में तो कई लोगों जो है झुलस जाते हैं और कई को तो मृत्यु तक भी हो जाता है। तो इसको लू या हीट वेव के रूप में हम लोग जानते हैं। तो लू या हीट वेव को किसने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपको बार बार देखने के लिए मिलता है और आप जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख करके हड़बड़ा जाते हैं। तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़ करके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी आप ले सकते हैं। तो लू या हीट वेव को किसने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो ये मध्य प्रदेश किया है दोस्तों। कौन किया है, मध्य प्रदेश जो है लू को अर्थात हीट वेव को
प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि हीट वेव के कारण कई ऐसे लोगों को, आम लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में किनके कितने युवक कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में कितने युवक कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने लोगों को क्या है? 82 लोगों को किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल, देखिए ये आईपीएल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये ऋषभ पंत बन गया दोस्तों। कौन बना है? ऋषभ पंत बना है। इसी में दूसरा खिलाड़ी का जो श्रेय आता है वो श्रेयस अय्यर का आता है, जिन्होंने कितना में बिका, जिनका बोली जो है 26.75 लाख रुपया जो है में खरीदा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे आज तक के इतिहास में जो है, आईपीएल का इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत, जो कि 27 करोड़ में बिका हुआ है। क्लियर? जबकि वैभव सूर्यवंशी के बारे में अगर देखते हैं तो ये सबसे कम उम्र में ये बोली लगने वाला ये वैभव सूर्यवंशी है, जो कि बिहार के समस्तीपुर जिला के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही होनहार बैट्समैन है, जो कि बिहार के समस्तीपुर से है। क्लियर? जिनको जो है 1,10,00,000 में लगभग इनको खरीद लिया गया है। राजस्थान रॉयल खरीदा हुआ है। क्लियर? तो देखिएगा इस बार 2025 का जब आईपीएल होगा तो उसमें जो है जलवा देखने के लिए लोग को मिलेगा। क्लियर? तो वैभव सूर्यवंशी को किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, 1,10,00,000 में खरीदा है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार कर के लिए। तो सबसे कम उम्र का जो है ये प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये जो आईपीएल का जो बोली लग रहा था ये दुबई में लगा हुआ था, तो वहीं पर ये सभी लोग ऑक्शन में उपस्थित हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 104वां जो पूर्ण सदस्य बना है वो कौन बन गया है? तो अर्मेनिया बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम, कहाँ है? भारत में पड़ता है, गुरुग्राम में है। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य, पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? अर्मेनिया बन गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान यागी, देखिए यही लिख दिया है, यागी हो जाएगा, यागी। तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम के मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देखिए तूफान जो यागी आया है इससे कई ऐसे क्षेत्र प्रभावित हुए, जैसे म्यांमार, लाओस, वियतनाम। तो इन देशों को मदद करने के लिए जो है भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बस कहाँ प्रारंभ हुई है? हाल ही में क्या कह रहा है? हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बस कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाद्य जो जनित पदार्थ होते हैं, जितने भी आप खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उससे जो बीमारी उत्पन्न होता है, तो खाद्य जनित पदार्थों से जो बीमारी उत्पन्न होता है उसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित कर दिया है। तो कौन घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका किया दोस्तों। कौन किया है? दक्षिण अफ्रीका कर दिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किसने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। क्लियर? जबकि लू या
हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो भारत में मध्य प्रदेश किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस उपग्रह पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए स्विम रोबोट विकसित किया है? SWIM स्विम रोबोट विकसित किया है। तो किस उपग्रह पर? तो ये यूरोपा उपग्रह पर किया। ऑप्शन ए हो जाएगा यूरोपा। यूरोपा जो है ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है दोस्तों। किसका है? ये जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह का ये उपग्रह है यूरोपा। यहीं पर नासा ने क्या किया है कि पानी के नीचे जीवन की जांच करने के लिए स्विम रोबोट विकसित किया है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा पार्टी है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया था? समर्थन नहीं किया था। तो एक एक करके देख लेते हैं। हिंदू महासभा भी नहीं किया था, तो हिंदू महासभा हो जाएगा। दूसरा है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये भी नहीं किया था। क्लियर। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी नहीं किया था। तो ये तीनों जो व्यक्ति थे अर्थात जो संगठन थे, हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो संगठन थे, पार्टी जो थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कौन कौन? हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्लियर। तो उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। ये तीनों ने समर्थन नहीं किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बिहार सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? हेपेटाइटिस को जो खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है बिहार सरकार के द्वारा, वो 2030 तक रखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2030 तक जो है हेपेटाइटिस बिहार से क्या हो जाएगा? पूरी तरीक़ा से खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन जो आप देखते हैं कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी में न्यूट्रॉन पाया जाता है। एकमात्र ऐसा पदार्थ है, एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। हाइड्रोजन को ही आवारा गैस की संज्ञा दिया गया है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आवारा गैस का संज्ञा किसे दिया गया है? तो इसी हाइड्रोजन को दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? बिहार सरकार ने 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? 2030 तक जो है 100% बिहार जो है साक्षर हो जाएगा, ये बिहार गवर्नमेंट लक्ष्य रखा है। जबकि हेपेटाइटिस को भी पूरी तरीक़ा से 2030 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। क्लियर। यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी जो है गंदे पानी को कौन सा प्रक्रिया के माध्यम से स्वच्छ करती है? तो ये स्कंदन जो है, स्कंदन के माध्यम से फिटकिरी क्या करता है? गंदे पानी को स्वच्छ करता है। किसके कौन प्रक्रिया है? तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हो रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन पहले जानना पड़ेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ था 8 अगस्त को पारित हुआ था, और 9 अगस्त को जो है क्या हुआ था? प्रारंभ हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो है अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ में थे। कौन थे? लुई फिशर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लुई फिशर। क्लियर। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्लियर हो गया होगा। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, तो उस समय जो है वेब मिलर जो है गांधी जी के साथ में थे।
तो दो पत्रकार का नाम आता है, बेब मिलर और लुई फिशर। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन में साथ में थे, जबकि बेब मिलर जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय थे। क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों पत्रकार जो थे अमेरिकी पत्रकार थे। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। वर्ष 2022-23 के अनुसार सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? वर्ष 2022-23 के अनुसार सबसे कम जो वर्षा हुआ है वो जहानाबाद में हुआ है दोस्तों। ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जहानाबाद जो है 2022-23 में सबसे कम वर्षा जहानाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी बाकू किसके किनारे स्थित है? बाकू जो है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, ये जो है किसके किनारे स्थित है? तो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 के संदर्भ में कौन सत्य है? बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 के संदर्भ में कौन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कथन को। पहला है, बिहार का लिंगानुपात 953 है, बिल्कुल सत्य है। बिहार का जो लिंगानुपात देखा गया है वो 953 है। दूसरा ऑप्शन है, बिहार में 215 अधिसूचित जातियां हैं, ये भी सत्य है। बिहार में कितनी अधिसूचित जातियां हैं? 215 अधिसूचित जातियां हैं। 215 जातियों का जो है आंकड़ा बिहार के पास उपलब्ध है। क्लियर। तीसरा है, बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है, ये भी बिल्कुल सत्य है। बिहार में जो ट्रांसजेंडरों की संख्या है वो 825 है। क्लियर। तो ये उपरोक्त में से तीनों कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुआ था तो टोटल जो कुल बिहार की जनसंख्या है वो 13 करोड़ 7 लाख जनसंख्या बिहार में जनगणना के आधार पर देखा गया है। क्लियर। तो जिसमें से कुल जो ट्रांसजेंडर है वो 825 है। आप देखे होंगे कि भारत का पहला ऐसा ट्रांसजेंडर है जो कि दरोगा के पोस्ट पर जो है बिहार में नियुक्त हुआ था, जो कि बांका की ट्रांसजेंडर थी। तो आप समझ गए होंगे। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ ले एग्जामिनेशन में कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर कि पहली बार ट्रांसजेंडर के रूप में दरोगा पद पर नियुक्त हुआ है, तो ये बिहार ही है। क्लियर। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किसके अंतर्गत आता है? जनगणना जो है किसके अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? संघ सूची हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। संघ सूची जो है संविधान के 246 के तहत, संविधान का जो अनुच्छेद 246 है उसी के अंतर्गत जो है जनगणना का उल्लेख किया गया है कि जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। क्लियर। जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। क्लियर। किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में नोट को कितना प्रतिशत वोट मिला था? देखिए नोट लिख दिया, नोटा हो जाएगा, नोटा। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में नोटा को कितना प्रतिशत वोट मिला था? तो नोटा को जो है 2.08% वोट मिला था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब लोकसभा चुनाव 2024 में इधर ही संपन्न हुआ है तो उसमें जो है नोटा को कितना परसेंट वोट मिला था? 2.08%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाना है। 20 गुना बढ़ा करके देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो
2025 तक रखा है दोस्तों। कहा गया है कि 2025 तक जो है कुल निर्यात का, भारत में जितना भी निर्यात होता है उसका 10% निर्यात जो है बिहार करेगा। ये 2025 तक निर्धारित किया है, लक्ष्य रखा है। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2025 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का खोज किसने किया था? भारी जल का खोज किसने किया था? तो HS यूरे ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरे, ऑप्शन ए हो जाएगा। HS यूरे होता है। क्लियर? तो भारी जल का खोज किसने किया था? तो यूरे ने किया था, 1932 में किया था। जबकि साधारण जल का जो संरचना का पहचान किया था 1784 ईस्वी में किया था, और कैवेंडिश ने किया था। 1784 में किसने किया था? साधारण जल की संरचना का पहचान किया था 1784 ईस्वी में कैवेंडिश ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस संबंध से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो कलिंग राज खारबेल से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कलिंग राज खारबेल से संबंधित है। जबकि रुद्रदामन का जो नाम सुनते हैं, रुद्रदामन, वो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से संबंधित है। जबकि समुद्रगुप्त जो है प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित है। क्लियर? समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित है। जबकि रुद्रदामन जो है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से संबंधित है। क्लियर? जबकि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारबेल से संबंधित है। क्लियर हो गया होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी कड़ी में क्या है कि आप देखिएगा, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का वर्णन मिलेगा, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। जबकि भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। जबकि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है देखिएगा वो रुद्रदामन प्रथम से है। और भित्री अगर लिख दे, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख कर दे तो स्कंदगुप्त हो जाता है। और देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सत्य है? एक एक करके कथन देखते हैं। पहला कथन है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। जिसका संबंध जोरबे संस्कृति से, देखिए जोड़ लिख दिया है, जोरबे क्या है? जोरबे संस्कृति, जोरबे संस्कृति से संबंधित है। यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। असम, तीसरा है, असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। बिल्कुल सत्य है। मानव कपि जो है, एकमात्र मानव कपि जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो असम के क्षेत्र में पाया जाता है, तो जिसका नाम श्वेतभ्रू गिब्बन है। क्लियर? तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एपिग्राफी हो जाएगा। एपिग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।